गुड इवनिंग गर्ल्स। ओके मैंने आपको जीमेल आईडी भेज दी थी, आप यूट्यूब पे उसको ऐड कर देना। हाँ सर देंगे, सबको एक्सेस वही देते हैं। मैं सर को आईडी पास कर दिए, सब लोग ग्रुप में लिख सकते हो, सर ग्रुप में एडेड है, डायरेक्टली कर देंगे वो। ठीक है, अभी क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, यू कैन वॉच इट अगेन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, सो कमिंग बैक टू, सिंस अभी रिकॉर्डिंग ऑन हुई है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसमें पावर 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स के बीच डिवाइडेड होती है। इंडिया में पावर 3 लेवल के बीच में डिवाइडेड है, सेंटर, स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट। एक और फीचर है कि ये पावर जिन लेवल के बीच में डिवाइडेड है वो लेवल एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिसीजन डीएम लेगा, स्टेट लेवल का डिसीजन सीएम लेगा और सेंट्रल लेवल का डिसीजन पीएम लेगा। लेकिन इसमें एक और चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो भी ऊपर के लेवल की गवर्नमेंट है वो नीचे के लेवल की गवर्नमेंट को एक कुछ ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगी जो उसके स्फीयर में नहीं आते। जिसमें थर्ड पॉइंट व्हाट इज फेडरलिज्म में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। समझ गए? फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी है। कुछ सब्जेक्ट उसने स्टेट गवर्नमेंट को खुद दे रखे हैं कि आप इनके बजाय आप इन पर अपना काम करिए। उन सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन पूछना का राइट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से। समझ गए? क्योंकि सबके लेवल डिसाइडेड है, मदर फादर का रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में कि एवरीथिंग यू हैव टू रिपोर्ट टू योर पेरेंट। समझ गए? ऐसा नहीं है कि कोई भी काम स्टेट करेगा तो उसको सेंटर को पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता फेडरलिज्म में। ठीक है, इंडिया में क्या होता है मैं भी नहीं कह रही हूँ। फेडरलिज्म जो सिस्टम है, जो फेडरलिज्म टर्म है, उसमें जो पावर जिसकी जो स्फीयर है यानी स्टेट का स्फीयर स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते। और स्टेट गवर्नमेंट जिन चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट के अंडर आते हैं, उस केस में सेंटर को जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी किसी गवर्नमेंट को ट्रूली फेडरल कहा जा सकता है कि नहीं भाई ये फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बिना बात का परेशान या क्वेश्चन नहीं करते। तो इसी की तरह आते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में कि फेडरलिज्म के फीचर क्या है। पहला फीचर आपको अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे आ सकते हैं ना। गलत करना, देखो एक्सेप्शन की बात तो कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन में तो सारी चीजें वैलिड होती हैं। लेकिन नॉर्मल अगर जेन्युइन फंक्शनिंग चल रही है तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ गलत करेंगी तब तो करेंगे ही, क्या ही ऑप्शन बचा कि फीचर कॉन्करेंट लिस्ट का वो होगा, टॉपिक होगा तो बोल सकते हैं। इट विल कम कॉन्करेंट लिस्ट, इट विल कम। ठीक है, बट फॉर योर आंसर, कॉन्करेंट लिस्ट में जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सब्जेक्ट खुद बनाया हुआ, उनका इंडिपेंडेंट है, बट सिंस कॉन्करेंट लिस्ट दोनों को ही एक्सेसिबल होती है, उसमें सेंटर भी बना सकता है लॉ, स्टेट भी बना सकता है। अगर सेंटर ने लॉ बना दिया तो स्टेट वाला रिडंडेंट हो जाता है, फिर सेंटर का ही फॉलो होता है, क्योंकि सेंटर की ज्यादा पूछ है कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, अगर लेकिन ऐसा माना जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर को तब तक लॉ नहीं बनाना चाहिए जब तक मजबूरी ना हो। नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट ही उन सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है। ठीक है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। मैम लेकिन मतलब फेडरलिज्म तो वर्टिकल डिवीजन होता है ना, तो इसमें तो आंसरेबल होती है नो, स्टेट गवर्नमेंट। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का ये मतलब नहीं है कि ऊपर बैठे हुए आपके पिताजी हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का ये मतलब है कि सबको एक एक लेवल डिसाइड दे दिया गया, बांट दिया गया है। बट बांटते वक्त ये नहीं बोला है दैट यू हैव टू गिव आंसर टू योर सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर सुपीरियरिटी का रिलेशनशिप नहीं है बेटा। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इसलिए किया गया है क्योंकि सोसाइटी ग्रास रूट पे भी कोई चाहिए काम करने को, फिर मिडिल पे भी चाहिए कोई काम करने को, और कोई चाहिए जो सबसे ऊपर के डिसीजन भी ले सके। तो नीड की वजह से डिवाइड किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे वाला ऊपर के फुली कंट्रोल में है। समझ गए? ठीक है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में पहला तो हमें पता है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, दूसरा हमें पता है कि ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, यानी हर एक लेवल की अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शन है, यानी खुद की ऑटोनॉमी है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब इलाका, हिंदी में समझ लो इलाका। अपना ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपनी चलेगी वहां पर। तो ये है टर्म ज्यूरिसडिक्शन, जो बोला जाता है जहां पर इंसान की डोमेन होती है, वो काम करेगा उस इलाके में। अगर मैं बोलूं स्वास्तिका का रूम स्वास्तिका की ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब इस पूरे रूम में इसकी चलती है। तो इसी तरह हर टियर की अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शन होती है।
लेजिस्लेटर लॉ बनाने में, टैक्स या एडमिनिस्ट्रेशन, हर मैटर में, ऑलमोस्ट हर मैटर में, चाहे लॉ बनाने में, चाहे टैक्सेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, हर एक लेवल की अपनी खुद की जुरिसडिक्शन होती है, एक दूसरे के लेवल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थर्ड क्या है, jurisdiction of the respective level are specified in the constitution, यानी हर एक लेवल की जो jurisdiction है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। jurisdiction का मतलब कि तुमको किन किन चीजों का आजादी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि क्या बेटा, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटीज, यस, jurisdiction का मतलब है योर अथॉरिटीज, योर पावर्स, कि आपकी क्या क्या है, दीज आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि मोदी जी या कोई पड़ोसी बैठ के डिसाइड कर रहा है कि किसकी क्या पावर है, नो, दे हैव ऑलरेडी बीन रिटन 70 years ago इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 70 साल पहले लिख दी गई है एक किताब में, और उसी किताब से देख करके स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। यानी हमारे फोर फादर ऑलरेडी डिसाइड करके गए हैं कि वर्टिकल डिवीजन में किसको क्या पावर मिलेगी, समझ गए? Fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by any single level government। अब एक और चीज है, फेडरलिज्म का बेसिक फीचर है कि सिंस पावर तीनों लेवल में डिवाइडेड है, तो तुम ये बताओ क्या कोई एक लेवल कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है? नो मैम, नहीं कर सकता है। तो यही तो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है कि सिंस पावर शेयर्ड है तो किसी अकेले को अधिकार नहीं है कि वो मौका पा करके कॉन्स्टिट्यूशन में बदली करे। हाँ, मतलब जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल लगाया है उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट से वो भी इलीगल है, वो इलीगल तरीके से लगाया गया है। अच्छा, फेडरलिज्म तो का प्रिंसिपल उसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये तो थ्योरी है, रियलिटी अलग होती है इससे। जो जम्मू कश्मीर में किया गया है वो है रियलिटी, जो अपन पढ़ रहे हैं थ्योरी। तो थ्योरी ऐसा बोलती है कि फेडरलिज्म में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, एक लेवल ऑफ अथॉरिटी को ये पावर नहीं है कि वो अकेले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे। यानी अगर कोई बहुत बड़ा मैटर है तो उसमें सेंटर गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती, उसको स्टेट्स को भी कंसल्ट करना होगा, ठीक है? इंडिया में केवल 2 को कंसल्ट करना जरूरी है, थर्ड टीयर को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो हर कंट्री में नॉर्मली वर्ल्ड में 2 टीयर को ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है? तो मेजर डिसीजंस में सेंटर और स्टेट दोनों को इन्वॉल्व रहना चाहिए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में केवल सेंटर ने अकेले ही डिसीजन लिया है, सो इट इज इलीगल इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। हम तो कोई कोर्ट में जा सकते हैं उनके खिलाफ? जा तो रहे हैं, बनाई तो है उन्होंने अपनी एक पता नहीं क्या, इतने जितने उनके लीडर्स थे उन सबको तो उन्हें नजरबंद कर दिया 1.5 साल के लिए, कौन जाएगा कोर्ट? सब तो अभी बाहर निकले कुछ 2-4 दिन पहले, आजकल वो लोग मीटिंग भी कर रहे हैं ताकि 370 वापस लगाई जा सके, स्पेशल स्टेटस मिल जाए। तो जैसे ही उनको पता है कि वो गलत करे तो उन्हें पहले ही सारे सेपरेटिस्ट लीडर को नजरबंद कर दिया। एवरीबडी वाज हाउस अरेस्टेड फॉर 1.5 year। ओके, तो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज का मतलब है, पॉइंट नंबर 4 पे हूं मैं की फीचर्स में। यूनिलेटरली का मतलब है अकेले खुद नहीं कोई चेंज कर सकता फंडामेंटल फीचर को कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको सेंटर को, स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5 है, कोर्ट के पास पावर है इंटरप्रेट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बहुत ही प्यारी पावर है हमारी कंट्री में, और ये फेडरलिज्म का फीचर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में एक कोर्ट है जिसके पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करे, इंटरप्रेट करे। फॉर एग्जाम्पल, कल को सेंट्रल गवर्नमेंट बुली मोड में आ जाए, वो स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करने लगे, उस केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाएगी कि तुम फेडरलिज्म के अगेंस्ट कैसे चले गए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, समझ गए? हम इंटरप्रेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इंटरप्रेट का मीनिंग होता है कि जो लिखा हुआ है उसका मतलब आप बताएंगे, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट के ऊपर कोई है, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने का राइट सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है हमारी कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट सबसे सैंक्रोसैंक्ट और सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। मतलब कोई लॉ चेंज कर रहे हैं तो उससे सुप्रीम कोर्ट को पहले अलाउ करना पड़ेगा? यस, अगर कोई लॉ वैसे तो जनरली हमारे यहाँ डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है। ऐसा माना जाता है कि जुडिशरी को लेजिस्लेचर के काम में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, जिसके तहत अगर पार्लियामेंट ने फालतू का लॉ बना दिया तो जुडिशरी क्या करेगी, उस लॉ को रिव्यू करेगी और बोलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सही नहीं है, इसको कैंसिल करो, समझ गए?
तो ये है जुडिशरी का काम। तो जुडिशरी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक किताब है जो मैंने लिखी है, तुम पांचों में से मैं आस्था को ये बुक दे दूं कि तुम पढ़ के इसका जो मतलब निकालोगे इसका वही मतलब बनेगा, भले ही आस्था गलत पढ़े लेकिन वो जो मतलब बताएगी वही माना जाएगा। यही हालत है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल का ये मतलब है तो वही मतलब पूरी कंट्री मानेगी। तो इंटरप्रेट करने, क्योंकि बाकी सारे लोग तो टाइम टू टाइम मरते जाएंगे, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ये बता सके कि लॉ में क्या लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, उसका मतलब जो वो निकालेगा वो बनेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी राइट टू प्राइवेसी वाला जब आया था तो ये इंटरप्रेट किया था कि प्राइवेसी पार्ट है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि प्राइवेसी इंडिविजुअल का पार्ट है, तो सबने मान लिया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। समझ गए? जब आधार कार्ड आया था, लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने यही बात उठाई थी कि आप हमसे बिना पूछे हमारा पूरा डेटा ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट ये वो, तो ये तो हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं आप। किसी ने PIL डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला तो उन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं गया है कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू लाइफ हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेसी किसी भी इंसान के राइट टू लाइफ का पार्ट है, ऐसा हम मान रहे हैं, तो अब से प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और लोगों ने उसकी बात मान ली। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तुम लोगों को, ठीक है? तो एक तरीका है जिससे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करके लोगों को बताता है कि क्या सही है, ठीक? ओके। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट बिना पैसे के काम तो करेगी नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, ठीक है? स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ रेवेन्यू भी, ठीक है? अच्छा, जितनी भी लेवल की गवर्नमेंट है प्यार मोहब्बत से रहे तो उनके लिए अच्छा है, यानी पावर शेयरिंग के प्रिंसिपल को फेडरलिज्म में फॉलो किया जाता है। तो स्टार्टिंग के 5-6 पॉइंट आई थिंक तुम लोगों को ऑलरेडी पता थे, 1-2 नए पॉइंट हैं जो अभी आए हैं। तो बेसिक हमारे हो गए 5-6। हाँ, याद करना है, लाइन वाइज याद करना है, केवल कीवर्ड याद करने हैं। पहला कीवर्ड है फेडरलिज्म का मतलब 2 मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा कीवर्ड है कि सबकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। तीसरा होता है कि सबकी फाइनेंशियल पावर अलग अलग डिसाइड की गई है। चौथा ये है कि बड़ी लेवल छोटी लेवल के काम में दखल नहीं देती, ठीक है? अगला ये है कि एक जुडिशरी होती है जो फेडरलिज्म में डिसाइड करती है, मतलब जुडिशरी है जो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। और लास्ट है कि पावर शेयरिंग होती है फेडरलिज्म में, जो बेटर फीचर है। नहीं मैम, मैं ये कह रही हूँ, आपको ऐसे लाइन वाइज ही लिखना है, अलग ऑर्डर में नहीं लिख सकते। ना ना, किसी भी ऑर्डर में लिखो, बोर्ड में इतना नहीं आता लोगों को। मैम जुडिशरी हमेशा बस लैंड के लिए ही होती है, जैसे इस एरिया में आप कर सकते हो, मतलब बस लैंड के कंटेक्स्ट में ही होती है जुडिशरी? जुडिशरी कंट्री के सारे इश्यूज के रिस्पेक्ट में डिसीजन देती है। जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है डिसीजन देना। तो डिसीजन तो तब दिया जाएगा जब किसी भी रिलेशन में डिस्प्यूट होगा, जहां झगड़ा होता है वहां जुडिशरी का काम है। जज का काम तो पड़ेगा ही ना, जैसे ही कोई झगड़ा होगा जज की जरूरत तो पड़ेगी ही आपको। तो जुडिशरी केवल लैंड मैटर में डील नहीं करती है, अगर कल को सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाए, यूपी और दिल्ली का झगड़ा, तब भी जुडिशरी आएगी बीच में। कोई जज तो चाहिए ना जो झगड़ा सॉल्व कर सके। तो पूरी कंट्री का झगड़ा सॉल्व करने का काम है जुडिशरी का, ठीक है? उसके अलावा कोई अगर गलत काम करे तो उसका सही ठिकाना लगाने का काम भी है जुडिशरी का, क्योंकि जुडिशरी केवल जुडिशरी नहीं है इंडिया में। जुडिशरी को एक और रोल दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का रोल दिया है, समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लोगों ने बनाया था तो उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिख दिया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का रोल सुप्रीम कोर्ट को जाएगा इंडिया के। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में 2 काम है, झगड़े सुलझाना और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखना, समझ गए? तो इसी जो दूसरी वाली पावर है, प्रोटेक्ट करने वाली पावर, इसी का फायदा उठा करके जुडिशरी पार्लियामेंट के लॉ को चेक करती है कि उन्होंने सही बनाया है कि नहीं। जब वो पार्लियामेंट के लॉ को चेक करती है तो वो जज की तरह नहीं बैठी होती है, वो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बैठी होती है, क्योंकि ये काम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कि प्रोटेक्ट करो हमको, कोई बदल ना दे मौका पाके कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए? क्योंकि अगर कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता तो कोई भी गवर्नमेंट आती, इंदिरा गांधी खुद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देती कि आज के बाद में हमेशा के लिए केवल कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी इंडिया में, लिख सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन बचाता, कौन आवाज उठाता इस बात के अगेंस्ट? तो उठाई क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थी उस वक्त, उन्होंने फटकार लगाया इंदिरा गांधी को, उन्होंने किया था ऐसा। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई है, बहुत बार इंडिया में नेता तो नेता है,
कोशिश करी है लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार आगे आती है और इन लोगों को फिर गाली देके भगाती है, तब ये जाते हैं। इतनी आसानी से ये नहीं सुनते, समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन का यही काम है कि कोई जुडिशरी का यही काम है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ ना करे, जैसा लिख के गए हैं हमारे फोर फादर्स वैसा बना रहे। तो अब है फेडरेशन, हमें पता चल गया। तो अब ये बताओ कि फेडरल एक अलग टर्म है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तभी उस कंट्री को फेडरेशन बोला जाएगा, अदरवाइज वो कंट्री है, फेडरेशन नहीं है बात की नहीं। तो फेडरेशन मतलब वो कंट्री जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है। तो कितने टाइप की हो सकती है फेडरेशन, यानी कुल मिलाकर के अगर वर्ल्ड में 200 कंट्री है तो कुछ कंट्री ऐसी होंगी जो फेडरेशन होंगी, यानी जिनके यहाँ 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ कंट्री होंगी जो फेडरेशन नहीं होंगी। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। इंडिया फेडरेशन है क्योंकि इंडिया में 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब ये कितने तरह का होता है, मान लो फेडरेशन है तो ये कितने टाइप का? फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन के नीचे वाली लाइन का क्या मतलब है? बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड्स अपॉन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बताऊंगी अभी। ठीक है, वैसे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन का मतलब है कि फेडरेशन कितने तरह का होता है। ठीक है, तो फेडरेशन होता है 2 तरह का, पहला है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि सारे लोग अपनी मर्जी से एक साथ खड़े हैं। कमिंग टुगेदर का मतलब एक साथ खड़े हैं, होल्डिंग टुगेदर का मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। अगर ये याद रखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। कमिंग टुगेदर का मतलब एक साथ खड़े हैं, अगर आप केवल एक साथ खड़े हैं और किसी का निकलने का मन है तो जा सकता है। 5-6 लोग एक साथ केवल खड़े हैं, किसी एक का निकलने का मन है तो जा सकता है। 5-6 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, किसी का निकलने का मन है तो जा सकता है। नहीं छोड़ेगा। हम अभी तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ेगा। अभी की बात नहीं है, बट इन जनरल हाथ पकड़े खड़े क्या कोई जा सकता है? नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे का हाथ। और ये बोला गया है आपको हाथ पकड़े रखना है, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर का मतलब यही हाथ पकड़े रहो, तो उस केस में आप नहीं जा सकते। बस इतना सा ही डिफरेंस। कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड करते हैं और कमिंग में कंट्रीज मिलके नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैंने बताया वही डिफरेंस है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स लोग अपनी मर्जी से कंट्री का पार्ट है, वो चाहें तो कल को बाहर भी हो सकते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स लोग कंट्री का पार्ट इस तरह से हैं कि वो चाहे या ना चाहे वो बाहर नहीं हो सकते हैं। तो ये बताओ, इंडिया होल्डिंग टुगेदर है या कमिंग टुगेदर? होल्डिंग टुगेदर। इंडिया में इस जन्म में, आगे कई जन्मों में स्टेट्स को ये आजादी कभी भी नहीं मिलेगी कि वो इंडिया से अलग होकर के अपनी कोई कंट्री बना ले, समझ गए? तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब ये है, उसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब स्टेट्स, ठीक है, यूनिट एक इंग्लिश टर्म है जो किसी के कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में केवल इतना डिफरेंस है कि होल्डिंग टुगेदर स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि उसका काम है, क्या काम है? स्टेट्स को भागने नहीं देना है, समझ गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि भाई अगर नॉर्मल फेडरेशन होता जो मैंने अभी फीचर पढ़ाए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर होती, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती। ठीक बात की नहीं? अगर स्टेट गवर्नमेंट का मन नहीं है तो एक दूसरे में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बाहर चली जाती, जो यूएस में होता है। तो यूएस एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें जो उनकी यूनिट्स हैं यानी स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अलग सोवरेनिटी है, यानी प्रभु सत्ता है, यानी अपना जुरिस्डिक्शन है, उनका अपना एक फ्लैग है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, समझ गए? तो इसीलिए यूएस में जितने 50 स्टेट्स हैं उन सबकी अपनी सिटीजनशिप भी है, अपना फ्लैग भी है। क्यों है? क्योंकि वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं और इंडिपेंडेंट होने के बाद वो यूएस फेडरेशन का पार्ट है, समझ गए? तो ट्रम्प कुछ भी नहीं कर सकता, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ट्रम्प क्या करेगा? 2-4 साल की बात है। यूएस ने तो हमेशा रहना है। तो यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं वो ऑटोनॉमस है, वो अपनी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को जब चाहे तब मोदी जी फटकार लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है। हम लोग ट्रूली फेडरल नहीं है, वी आर क्वाजाई फेडरल, मतलब आधे फेडरल है। क्यों? क्योंकि हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो दी,
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पेरेंट टाइप का बना दिया है कि जब तक ये बच्चे शैतानी ना करें तब तक इन्हें डिस्टर्ब ना करो, लेकिन अगर ये बच्चे शैतानी करें 2 थप्पड़ मारो, बैठा दो साइड में। समझ गए? लेकिन हाँ बेटा। मैम जो फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन होती है उसमें बोला है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ होते हैं और ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल होता है, बट मैम कमिंग टुगेदर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट है। ना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ? सबका अपना अपना पावर हुआ ना। फेडरेशन मैम की तो वो जैसे हाँ मैं बता रही हूँ, सबके कंफ्यूजन। फेडरलिज्म का केवल एक ही मतलब है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का ये मतलब नहीं है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। नो वो जो फीचर्स लिखे गए हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सोच के लिखे गए हैं फेडरलिज्म के। एक्चुअल फेडरलिज्म का ये मतलब नहीं होता है। जितने भी फीचर्स अभी तक आपने, फेडरलिज्म की केवल एक डेफिनेशन है, डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स। ये नहीं बोलता है किस लेवल के पास ज्यादा है किसके पास कम है। समझ गए? ये है फेडरलिज्म का एक्चुअल मतलब। तो जहां से भी ये डेफिनेशन पड़ी है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर होती हैं और ऊपर वाले के पास ज्यादा पावर होती है, गलत डेफिनेशन है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का केवल एक ही डेफिनेशन होता है, दैट द पावर इज डिवाइडेड अमंग 2 और मोर लेवल्स। बस इतना ही मतलब है। अब वो 2 तरह से डिवीजन हो सकता है कि ऊपर वाले के पास में ज्यादा है या सबके पास इक्वल है। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें हर एक स्टेट्स की खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की पावर होती है। ठीक है? सेंटर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। वो चाहे तो क्या करती है, कुछ स्पेशल पावर रखे हैं उसने अपने पास में। उस केस में अगर एक्सट्रीम सिचुएशन पड़ती है तो फेडरेशन में अनइक्वल पावर हो जाती है, यानी सेंटर इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो स्टेट्स को फुल्ली कंट्रोल कर लेती है। ठीक है? तो ये है होल्डिंग टुगेदर। बेल्जियम में जैसे होल्डिंग टुगेदर होगा ना, बेल्जियम इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। उसमें दोनों जो हैं, वेलोनिया और फ्लेमिश, दोनों को इंडिपेंडेंट पावर दी गई है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वेलोनिया में डच है तो वो अपनी डच नेशन की मांग करने लगेंगे, या फ्लेमिश में फ्रेंच है तो वो फ्रेंच नेशन की मांग करने लगेंगे। जैसे ही वो दोनों झगड़ा करेंगे वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो जाएगी और वो उन लोगों को मार मार के बैठा देगी एक कोने में। तो ये है होल्डिंग टुगेदर का मतलब। इंडिया में ये होता है। तो इंडिया में जब भी कोई स्टेट नौटंकी करता है वहां लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल इज द एक्स्ट्रा पावर दैट इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? महाराष्ट्र में भी लगने वाला था अभी, जब जैसे कंगना जिस तरह से भाषण दे रही थी, तो महाराष्ट्र में भी रख सकता था प्रेसिडेंट रूल। तो तुम क्या बेटा? प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये है कि ये एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बोलता है कि अगर स्टेट्स लोग सेंटर के डायरेक्शन पे काम करने से मना कर दें तो सेंटर को ये राइट है कि कंट्री की यूनिटी बचाने के लिए वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दे, यानी डायरेक्ट प्रेसिडेंट का रूल। स्टेट गवर्नमेंट उस समय खत्म हो जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो नौटंकी करने लगते हैं या ज्यादा पावर या फिर इधर उधर के काम करने लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत उनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा देती है कि हटो तुम लोग पावर से, दोबारा इलेक्शन होंगे तब नई गवर्नमेंट आएगी। समझ गए? तो मैम अभी तक किसी स्टेट में, इंडियन स्टेट में हुआ है ऐसा? हमेशा ही हुआ है। लास्ट ईयर अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था। पता नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में तो कितनी बार लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं होता तो जम्मू कश्मीर वाले अब तक चले गए होते पाकिस्तान। मैम कमिंग टुगेदर में अगर आपस में लड़ भी रहे हो, कट भी रहे हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकता। कमिंग टुगेदर में अगर फेडरेशन आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उनके अपने, पहली बात तो कमिंग टुगेदर का मतलब होता है सबके पास अपनी ऑटोनॉमी है। ठीक है? तो वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ द फेडरेशन। वो लोग एक एग्रीमेंट के थ्रू फेडरेशन से जुड़े होते हैं। माँ बाप और बच्चे का रिश्ता नहीं होता उनका। लेकिन इंडिया में होल्डिंग टुगेदर एक्चुअली वैसा ही रिलेशन है कि तुमको तुम्हारी आजादी देंगे, लेकिन अगर तुम आजादी का गलत फायदा उठाओगे तो फिर तुमको आजादी बंद। फोन भी छिन गया, रूम में भी बंद कर दिए गए, नेट भी कटवा दिया पेरेंट्स ने, ये वो वाला हाल है। तो एक्चुअल जो हमारे घरों में होता है वो एक्चुअल फेडरेशन है कि बच्चों को आजादी मिलती है, लेकिन जब बच्चे ज्यादा करने लगते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है अपने हरकत में। सेंट्रल बिल्कुल आजादी नहीं मिलती, वो क्या होता है? और कमिंग टुगेदर फेडरेशन एकदम यूएस स्टाइल है। वहां पे जो पेरेंट और बच्चे का रिलेशन होता है, 18 साल के बाद वो अलग रहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। समझ गए फेडरेशन? तो वहां के यूएस टीवी सीरीज इतनी देखी होंगी, तो वहां पे जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अपने यहाँ जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या मैम वो पेरेंट्स समझ गए? अच्छे से समझ गए?
मैम कभी नहीं, एक और एग्जांपल होता है मैम पेरेंट्स वाला, तो कि बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते अपने हिसाब से। वो वाला नहीं, वो है मोनार्की। किसी किसी घर में मोनार्की भी चलती है। डिक्टेटरशिप है हमारे घर में। मेरे में भी। तो कमिंग टुगेदर आप पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है कमिंग टुगेदर में, ठीक है। तो जो पहली लाइन है फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन में कि बैलेंस ऑफ पावर हिस्टोरिकल चीजों पे डिपेंड करती है, यही लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री में पावर का बैलेंस उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। कुछ मैम कंट्री 1 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, रिज्वाइन कर लो फिर बात करते हैं। अच्छा।